टाटा स्टील के रिजल्ट्स पहले स्क्रीन पर लेकर आइएगा। नंबर्स अच्छे थे, सारा ब्रेकअप मैंने परसेंटेज में नहीं रिजल्ट लाइए तो आप स्टॉक ला रहे हैं। ईयर ऑन ईयर, क्यू ऑन क्यू आपकी स्क्रीन पे टाटा स्टील का परफॉर्मेंस रख दिया है। सीक्वेंशली भी साल दर साल अच्छा मोमेंटम था, अच्छे नंबर्स थे, और उसको ड्राइव क्या कर रहा है? पिछले कई क्वार्टर्स से इंडिया ऑपरेशंस, वो स्टैंड अलोन का परफॉर्मेंस ड्राइव कर रहा है और यूरोप के लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं। नंबर्स अच्छे थे, लेकिन आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब टाटा स्टील को डिस्कस कर रहे थे, तो ये हुआ था कि हो सकता है कि इंडिया परफॉर्मेंस का बेस्ट इज बिहाइंड अस। ये वाला मामला तो नहीं हो गया। लाइए टीवी नरेंद्रन सर को स्क्रीन पे दिखाइएगा। नरेंद्रन सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। हाईलाइट थी इस क्वार्टर की मेरे लिए आपका स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और एक्सपेंशन मार्जिन्स में। अच्छा, उसके पीछे कई रीजंस थे। इंडस्ट्री के टेलविंड्स थे कि आपका रियलाइजेशन इंप्रूव हो रहा था, रॉ मटेरियल की कीमतें Q4 में तो एटलीस्ट कंट्रोल में थी, ऊपर से आप अपने भी कॉस्ट एफिशिएंसीज पे काम कर रहे थे। ये मार्जिन एक्सपेंशन के पीछे की रीजंस थे क्या? और इसी का फॉलो अप, इसमें से कितना वो सस्टेनेबल स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी है? मतलब अगर तो कच्चे माल की लागत बढ़ने लगे, कोयले वगैरह की, तो कैसे मार्जिन्स डिफेंड कर पाओगे? कितना आप सस्टेन कर पाओगे इसमें? एक दो चीज़ है। एक है कि हम लोग पिछले 2 साल से बहुत काम कर रहे हैं ऑन कॉस्ट टेकआउट्स, बोथ इन यूरोप एंड इन इंडिया। तो लास्ट ईयर हम लोग बोले थे कि 11,000 करोड़ का टारगेट था हम लोग का। आई थिंक वी एंडेड अप एट अराउंड 10,500 करोड़, सो प्रीटी क्लोज टू हम लोग का जो टारगेट था। तो उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स है। एक है कि द ब्लेंड ऑफ कोल दैट वी यूज़, तो जो आप पूछ रहे थे कि अगर कोल प्राइस बढ़ेगा तो उसका असर ज़रूर पड़ेगा, ज़रूर इट विल हैव एन इम्पैक्ट। बट हम लोग पिछले कुछ सालों से बहुत काम कर रहे हैं टू मेक श्योर दैट वी यूज़ ऑप्टिमल ब्लेंड, तो द कोल प्राइस इम्पैक्ट गेट्स रिड्यूस्ड। आप देखिए तो नेदरलैंड्स में quarter on quarter the coal consumption cost has gone down largely because of better blend use। तो ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग का एक्सपेंशन जो है कलिंगानगर में, कलिंगानगर इज़ वन ऑफ आवर लोएस्ट कॉस्ट फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि उधर में जो जमशेदपुर का लेगेसी कॉस्ट है वो नहीं है कलिंगानगर में, एंड इट इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट्स। तो जितना उधर वॉल्यूम बढ़ेगा ओवरऑल कॉस्ट के लिए इट इज़ एन एडवांटेज फॉर अस। थर्ड थिंग इज यूरोप में हम लोग भी बहुत कुछ काम किया है। यूके में ऑलमोस्ट 400 मिलियन पाउंड्स का फिक्स कॉस्ट we have brought down over the last 2-3 years through the structural changes. Same in Netherlands, we brought about a lot of improvement, क्योंकि पहले तो हम लोग 6 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करते थे। अभी लास्ट ईयर we have done 6.7, which is close to the capacity of 7 million tons. So बहुत सारे initiatives जो हम लोग लिया है, it will benefit us for the future also. तो अभी तो certainly we've had some advantage of tailwinds and steel prices, but overall, we think we are in a better place than we were 2-3 years back. अच्छा नरेंद्रन सर, जब मैं आपके नंबर्स देख रहा था, रिजल्ट प्रेजेंटेशन जो आप लोगों ने भेजी थी, अपलोड करी थी, डिलीवरीज क्यू ऑन क्यू, ईयर ऑन ईयर एक तगड़ा इंप्रूवमेंट, इनफैक्ट सीक्वेंशियली स्ट्रांग है, पर उसके सामने प्रोडक्शन सीक्वेंशियली गिरा। ये क्या वो वेस्ट एशिया क्राइसिस का इंपैक्ट है? फ्यूल की अवेलेबिलिटी कम थी इसीलिए, या फिर नियर टर्म आउटलुक का असेसमेंट करते हुए आप लोग अब धीमे जा रहे हो? क्या मामला है ये? No, overall आप देखिए तो प्रोडक्शन इंडिया में इट हैज गॉन अप, इंडिया हैज गॉन अप। इट इज ओनली इन यूरोप द प्रोडक्शन हैड कम डाउन अ लिटिल बिट, पर ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है। वेस्ट एशिया का इम्पैक्ट मेन स्टील प्रोडक्शन पे नहीं है, कॉस्ट पर है, प्रोडक्शन पे नहीं है। डाउनस्ट्रीम फैसिलिटीज़ में कुछ इम्पैक्ट है, क्योंकि हम लोग प्रोपेन यूज़ करते हैं डाउनस्ट्रीम फैसिलिटीज़ में। वो प्रोपेन तो आते थे मिडल ईस्ट से। So there are cost impact more than production impact, and I think it is normally quarter on quarter देखने से कभी कभी कुछ shutdown होता है, कुछ ऐसा some of the planned and scheduled shutdowns happen. So but at a fundamental level कुछ ज़्यादा issue नहीं है, and I think this year हम लोग guidance है कि आप अच्छा, इंडिया बिजनेस है जो ऑफ लेट टाटा स्टील का परफॉर्मेंस ड्राइव कर रहा है, आपका की ग्रोथ ड्राइवर वही है। पर आज सुबह हम लोग चैनल पे जब रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे थे तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, क्या इंडियन मार्केट्स में पीक बन चुका है Q4 के परफॉर्मेंस के साथ? वो रिस्क है क्या? आप लोग ऐसे ही आप लोग कैसे देख रहे हो?
नहीं, डिमांड तो बढ़ते जाएगा क्योंकि इंडिया इज स्टिल एट एन अर्ली स्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और जितना भी फोकस है गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसका असर तो देख रहे हैं हम लोग स्टील कंजम्पशन में। एंड नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज में देखिए तो स्टील कंजम्पशन हैज टू ग्रो एट अ रेट फास्टर देन जीडीपी ग्रोथ रेट। तो अगर हम लोग का जीडीपी 6 to 7% में चल रहा है, तो we expect the steel consumption to grow at 8 to 10%. So I think India demand will be strong. Of course, demand being strong is not necessarily good enough क्योंकि prices भी ठीक होना चाहिए। अभी तो पिछले 2 quarter से we have seen some improvement, but otherwise steel prices in India have been very low over the last few years. So I think demand side is fine. Profitability, of course, we need to see how it looks like going forward. But we are quite bullish about India. And India is a good place to make steel क्योंकि इंडिया में आयरन ओर भी है, डिमांड भी है, तो it's a good मैं place to एक्चुअली make फॉलो अप में यही पूछना चाहता था कि FY27 के जीडीपी से ज्यादा अच्छा स्टील इंडस्ट्री ग्रो करेगी नहीं ग्रो करेगी, एटलीस्ट FY27 के लिए तो आप लोग कॉन्फिडेंट हो, पर फिर भी क्या हम उस फेज को स्टेयर कर रहे हैं जहां पे बिजनेस ऑप्टिमिज्म मॉडरेट हो रहा है, नरेंद्रन सर? अभी तक नहीं, पर थोड़ा कंसर्न है क्योंकि मेन थिंग इज हाउ लॉन्ग विल दिस वॉर कंटिन्यू। आई थिंक दैट इज ऑब्वियसली अ कंसर्न। बट टाटा स्टील का भी आप देखिए, हम लोग का जो फ्यूचर प्लान्स हम लोग जो अनाउंस किया है, वी ऑलवेज लाइक टू हैव द ऑप्शनैलिटी फॉर ग्रोथ। वो तो है, अभी हम लोग का कलिंगनगर, नीलाचल, मीरा मंडली जो फैसिलिटीज़ है, वो सब फैसिलिटीज़ में हम लोग बहुत कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं। बट आवर फोकस इन द लास्ट 1 or 2 years एंड गोइंग फॉरवर्ड विल बी मोर एंड मोर इन प्रोडक्ट मिक्स, गोइंग मोर एंड मोर डाउन स्ट्रीम, मोर एंड मोर वैल्यू एडेड, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग स्टील, इट इज़ अबाउट हाउ मच वैल्यू कैन यू अनलॉक फ्रॉम द वैल्यू चेन दैट वी हैव, एंड उस पर हम लोग बहुत फोकस दे देंगे। तो इसीलिए our approach is a bit more nuanced. We are not just chasing capacity in itself. We are looking at what is the product mix, and we want to be number one in all the attractive markets. अच्छा नरेंद्रन सर, टू पुट इट डिफरेंटली, लास्ट 2 क्वार्टर से इसी प्रोग्राम में अपन लोग चर्चा कर रहे हैं, आपके नतीजों का आकलन कर रहे हैं, तब आपसे मैं बार बार पूछता था साइकिल में कहां खड़े हैं हम लोग, और लास्ट 2 क्वार्टर से आप बहुत कॉन्फिडेंट थे स्टील साइकिल को लेकर। क्या एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है क्या इस बदलती परिस्थिति के? ऐसा हुआ? ऐसा नहीं, आई डोंट थिंक सो। बट ऑब्वियसली सी, हम लोग का इंडस्ट्री इज अ सिक्लिकल इंडस्ट्री, और इट इज वेरी वल्नरेबल टू जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। सो इट कैन नॉट बी optimism without some sort of realism, so we have to be realistically optimistic. This industry is a tough industry, it's a global industry, so we have to obviously be a bit more optimistic in the future, which we are, but we have seen many cycles, so we will always be prudent in whatever we do. ना वो तो ठीक है, एज अ बिजनेस लीडर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो तो फिर धंधा चलेगा कैसे? अच्छा, आप लोग की इस बार की रिजल्ट प्रेजेंटेशन टॉक्स अबाउट वो यूरोप जो सी चेंज ला रहा है, वो ब्रूटल रेगुलेटरी डबल वैमी, वो हायर सेफगार्ड्स, वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, बेसिकली पॉल्यूशन टैक्स लगाने की तैयारी, ये और इफेक्टिव होना है 1 जुलाई से। इसको समझना है मुझे टाटा स्टील के पर्सपेक्टिव से। क्या टाटा स्टील इंडिया यानी कि स्टैंड अलोन यूरोप को कुछ एक्सपोर्ट करता है? और अगर ये ब्रूटल सेफगार्ड्स लगा दिए हैं यूरोपियन यूनियन ने, तो 1 जुलाई के बाद क्या हम कुछ भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे या रिडंडेंट होने वाला है वो धंधा? दूसरा, क्योंकि अगर सेफगार्ड्स हैं तो आपको तो यूरोप में अच्छा खासा ऑपरेशन है, उसके लिए तो अच्छी खबर है, पर वहां पे आप लोग को ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है, ग्रीन स्टील की तरफ बढ़ना है, और वो एग्रेसिवली आप उस पे केपेक्स पे खर्च कर रहे हो। क्या उस पे केपेक्स पे जो खर्च कर रहे हो उसके बेनिफिट उससे आउटवे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? कैसे देख रहे हो सारे ये यूरोप के नए रेगुलेशंस को आप? तो मेन 2-3 चीज है यूरोप में, आप देखिए तो एक है सेफगार्ड, क्योंकि यूरोप भी चाह रहा है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्ट्रांग रहे, एंड दैट इज व्हाई देयर आर सेफगार्ड्स व्हिच आर बीइंग बिल्ट इन। पहले तो यूरोप से हम और दूसरा लोग भी यूएसए एक्सपोर्ट करते थे, अभी वो ऑप्शन बंद हुआ है और इट हैज कम डाउन अ लॉट। तो यूरोप भी चाह रहा है कि अपना ज्योग्राफी, अपना स्टील प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट देना चाहिए, और इसीलिए ये जो सेफगार्ड है वो ले आ रहा है। दूसरा बात है कि सीबैम का जो बात है, सीबैम इज एक्चुअली इक्वलाइजेशन टैक्स। जो कार्बन टैक्स हम लोग उधर दे रहे हैं टू मेक स्टील,
CBAM is a way of charging anyone who wants to sell steel in Europe the same tax. तो ये नहीं कि it is something different. क्योंकि and that is the way the green transition is funded, that you pay a CBAM if you want to sell in Europe. तो हमारा टाटा स्टील के लिए ओवरऑल these moves are positive, क्योंकि हम लोग बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं इधर से उधर. आई मीन जो जा रहा है अभी यूके जा रहा है फॉर द सपोर्ट ऑफ द यूके बिजनेस, बिकॉज वी आर क्लोज टू ब्लास्ट फर्नेसेस, एंड हम लोग जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस बन रहा है दैट विल टेक अनदर कपल ऑफ इयर्स. बट तो ओवरऑल हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं यूरोप के लिए, ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते, और जो यूरोप का धंधा है उसके लिए सेफगार्ड्स पॉजिटिव खबर है. दूसरा, क्योंकि अब यूरोप की चर्चा हो रही है, तो यूके के लॉसेस 591 करोड़ रुपीस पे साल दर साल क्यू ऑन क्यू मार्क्ड रिडक्शन है. पर कोई हार्ड टाइमलाइन आप लोग जब एक्सपेक्ट कर रहे हो यूके के ऑपरेशंस ब्लीड करना बंद कर देंगे, ब्रेक इवन अचीव करेंगे, बीटा पॉजिटिव हो जाएंगे, FY27 में एक्सपेक्ट करूं? जरूर. लास्ट ईयर हमको EBITDA पॉजिटिव होना था, पर वी डिड नॉट गेट द पॉलिसी सपोर्ट जो हम लोग मांग रहे थे, तो वो हम लोग को मिला है मार्च में. तो वी आर ऑलरेडी सीइंग द इम्पैक्ट, एंड दिस क्वार्टर द EBITDA लॉसेस विल बी इवन लेस देन लास्ट क्वार्टर, एंड बाय Q2 इट विल बी प्रीटी क्लोज टू ब्रेक इवन. तो हम लोग को उम्मीद है कि Q2, Q3, Q4 विल बी ब्रेक इवन और पॉजिटिव. Q2 ऑनवर्ड्स ब्रेक इवन और बीटा पॉजिटिव हो जाएगा यूके का धंधा. नीदरलैंड्स, वो रेगुलेटरी रिस्क, वो आईमोदुन, मैं सही प्रोनाउंस करा नहीं कर रहा हूं, पता नहीं, वो आपकी जो फैक्ट्री है वहां पे, वो मामला सर गड़बड़ाता चले जा रहा है. आपका आकलन, हम क्या ऑपरेशनली आउट ऑफ द वुड्स हैं वहां पे? कितना टाइम लगेगा ग्रीन ट्रांजिशन करने में, और जब तक वो समय सीमा होगी ट्रांजिशन में, तब तक वो प्लांट ऑपरेट भी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? या तो उधर में रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इज वेरी टफ, एंड इन मेनी एरियाज द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बाकी यूरोप से ज़्यादा टफ है. तो इसीलिए हम लोग का बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, रेगुलेटर्स के साथ. अभी जो इश्यू से हम लोग डील कर रहे हैं, तो उसका असर होगा नेदरलैंड्स का प्रॉफिटेबिलिटी पर. नेदरलैंड्स ऑलवेज बीन प्रॉफिटेबल, ये नहीं लॉस में जाएगा. इट विल बी प्रॉफिटेबल, मे बी अ बिट लेस प्रॉफिटेबल देन व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड, but it will continue to be profitable and will continue to be able to take care of itself for existing operation. तो पिछले 15-20 साल में Netherlands has not required any support from India. तो we are expecting that to continue. की जो issue है हम लोग का आने वाले ग्रीन ट्रांजिशन के लिए जो गवर्नमेंट के साथ चर्चा चल रहा है, उस पर हम लोग का ये पॉइंट है कि रेगुलेटरी एनवायरमेंट शुड बी वेरी क्लियर फॉर द फ्यूचर, बिकॉज इफ यू स्टार्ट पुटिंग इन न्यू मनी वी नीड टू बी श्योर दैट दोज एसेट्स कैन ऑपरेट at the expected level going forward. तो उस पर हम लोग का चर्चा चल रहा है, and before we close any deal or decide on any investment, we will seek clarity on that. But that will happen in the next few months as we go along. नरेंद्र सर, एक समय की कमी, एक लास्ट सवाल. आपका रिलीज कहती है कि FY27 गाइडेंस में 2 मिलियन टन एडिशनल प्रोडक्शन करोगे आप लोग. FY26 में आय 6% बढ़ी है, जिससे EBITDA 32.5% का जंप था साल दर साल. FY27 के लिए बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या आप और आपकी टीम मान के चल रहे हो? नहीं, इसमें दो चीज है. एक देखना है कि इंडिया में इंप्रूवमेंट हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, बट मोर इम्पॉर्टेंटली यूरोप हैज शोन इंप्रूवमेंट बोथ इन यूके एंड नेदरलैंड्स इफ यू कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. तो लॉट ऑफ द EBITDA जो स्विंग आप जो बोल रहे हैं यूरोप से भी मिला है. ये साल भी यूरोप EBITDA शुड बी बेटर देन प्रीवियस ईयर, एंड आई एक्सपेक्ट इंडिया EBITDA ऑल्सो टू बी बेटर देन प्रीवियस ईयर. ओके नरेंद्रन सर, एज ऑलवेज कॉन्फिडेंट आउटलुक को लेकर. हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं, अब देखना होगा ये वेस्ट एशिया क्राइसिस कितना और खिंचता है. उसके बाद रीअसेस करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे सर के साथ. नरेंद्रन सर, थैंक यू सो मच CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए. क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट अपडेट.